कभी ऐसा लगता है कि इंडिया का फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं बल्कि कहीं और बैठकर लिखा जा रहा है। आप न्यूज़ देखो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो या यूट्यूब पर कोई भी इकोनॉमिक चर्चा खोल लो, एक अजीब सी बेचैनी हर जगह दिखती है, जैसे कुछ सही दिशा में नहीं चल रहा। खासकर जब बात नॉर्थ इंडिया की आती है तो हर बार वही शब्द सुनने को मिलते हैं: पॉपुलेशन प्रेशर, बेरोजगारी, स्लो डेवलपमेंट, सिस्टम फेल। और उसी वक्त साउथ इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग लगती है, जैसे दो अलग अलग देशों की बात हो रही हो। एक जगह ट्रैफिक में फंसी पुरानी कार, दूसरी तरफ फुल स्पीड में दौड़ती बुलेट ट्रेन। अब सवाल ये नहीं है कि साउथ इंडिया अच्छा क्यों कर रहा है, असली सवाल ये है कि नॉर्थ इंडिया बार बार पीछे क्यों रह जाता है। क्या ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है या फिर सच में जमीन पर कुछ गड़बड़ है? क्योंकि अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखोगे तो लगेगा कि पूरा इंडिया एक साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप जूम इन करते हो, रीजन वाइज तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। देश का जीडीपी 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की बात हो रही है। सुनने में बड़ा और इंप्रेसिव लगता है, लेकिन जब आप इस जीडीपी को हिस्सों में तोड़ते हो तो एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। नॉर्थ इंडिया, जहां देश की आधे से ज्यादा आबादी रहती है, वहां से जीडीपी में योगदान करीब 1/3 के आसपास है, यानी बहुत ज्यादा लोग, लेकिन आउटपुट उतना नहीं। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। इसके उलट साउथ इंडिया के सिर्फ 5 राज्य कम आबादी के बावजूद लगभग उतना ही जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां कहानी अचानक बदल जाती है। कम लोग लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और यहीं पर समझ आता है कि मसला पॉपुलेशन का नहीं, प्रोडक्टिविटी का है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही सब कुछ होती तो सबसे आगे वही राज्य होते जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश की आबादी मिलाकर कई बड़े देशों से ज्यादा है। इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पॉपुलेशन से जो इकोनॉमिक आउटपुट निकल रहा है वो उसकी कैपेसिटी से बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग काम नहीं करना चाहते या उनमें टैलेंट की कमी है। असली दिक्कत है सिस्टम की, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स के पूरे इकोसिस्टम की। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन प्रेशर एक एसेट बनने की बजाय बर्डन बन गया है। स्कूल ओवरक्राउडेड हैं, अस्पतालों में जगह नहीं और इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है कि हर किसी को काम मिल सके। नतीजा ये होता है कि लाखों लोग अपने ही राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, यानी जो मेहनत और एनर्जी है वो अपने घर की इकोनॉमी को मजबूत करने के बजाय बाहर जाकर सर्कुलेट होती है। वहीं साउथ इंडिया में वर्कफोर्स ज्यादा एजुकेटेड, रिलेटिवली हेल्थियर और लोकल इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। इसलिए जब कोई बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है तो उसे स्टेबल सिस्टम, स्किल्ड लोग और प्रिडिक्टेबल गवर्नेंस चाहिए होता है, और ये चीजें उसे ज्यादातर साउथ में मिल जाती हैं। यही वजह है कि आज इंडिया के ग्रोथ मैप में एक साफ साफ लाइन दिखती है। एक तरफ वो रीजन है जो पॉपुलेशन के बोझ से जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो रीजन है जो सिस्टम्स की ताकत से आगे निकल रहा है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि नंबर्स बस लक्षण है, बीमारी तो सिस्टम के अंदर छुपी है। अगर इंडिया का डेवलपमेंट सच में समझना है तो चमकदार हाईवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऐलान से थोड़ा हटकर देखना पड़ेगा। असली गेम 2 जगह खेला जाता है, एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आज सही की जाएं तो उसका रिजल्ट 20 से 30 साल बाद पूरे देश की शक्ल बदल देता है। और यहीं पर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का फर्क सिर्फ दिखता नहीं बल्कि छुपता है। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश या राज्य की रीढ़ उसकी पढ़ी लिखी आबादी होती है। साउथ इंडिया में शिक्षा को कभी फ्यूचर प्लान नहीं माना गया बल्कि प्रेजेंट प्रायोरिटी रखा गया। केरल का लिटरेसी रेट लगभग 96% के आसपास है, इतना कि कई यूरोपियन देशों से तुलना हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक भी लगातार दशकों से अपने लिटरेसी नंबर्स को धीरे धीरे ऊपर ले जाते रहे हैं। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि सालों की बोरिंग लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसी का नतीजा है। स्कूल्स, टीचर्स, मिड डे मील्स, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। अब नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं। यहां भी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्पीड बहुत कम रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लिटरेसी रेट्स अब भी काफी नीचे हैं, और जब आप इन नंबर्स को साउथ के साथ कंपेयर करते हो तो गैप साफ दिखने लगता है। ये गैप सिर्फ पढ़ना लिखना आने का नहीं है,
बल्कि सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी का है। और असली कहानी तब शुरू होती है जब हम हायर एजुकेशन देखते हैं। तमिलनाडु में कॉलेज लेवल एनरोलमेंट रेट देश के नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। मतलब वहां का यूथ सिर्फ स्कूल तक नहीं रुकता, बल्कि आगे पढ़ाई करता है, स्किल्स सीखता है और मार्केट रेडी बनता है। इसका सीधा असर यह होता है कि इंडस्ट्रीज को ट्रेन्ड मैन पावर मिल जाती है। आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या R&D, कंपनीज को टैलेंट ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। नॉर्थ इंडिया में हायर एजुकेशन का एक्सेस और क्वालिटी दोनों अनइवन है। कुछ शहरों और इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें तो बड़ी पॉपुलेशन अब भी बेसिक ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा यह होता है कि यूथ मेहनती तो है लेकिन स्किल्ड नहीं, और जब स्किल्स नहीं होती तो जॉब्स या तो नहीं मिलती या लो पेइंग होती हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन का साइकिल शुरू हो जाता है। अब हेल्थ की बात करें, क्योंकि बिना हेल्थी बॉडी के कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती। साउथ इंडिया ने दशकों पहले यह समझ लिया था कि हेल्थ केयर पर खर्च करना एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स रिलेटिवली मजबूत रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कम है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा एक्सेसिबल हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी ध्यान दिया गया है। इसके उलट नॉर्थ इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम अक्सर पॉपुलेशन के बोझ तले दबा हुआ दिखता है। सरकारी अस्पताल ओवरक्राउडेड हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी है और लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इसका असर सीधा प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। बीमार वर्कफोर्स, अनस्टेबल फैमिलीज और राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, यही फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। साउथ में पढ़ा लिखा और रिलेटिवली हेल्थी यूथ इंडस्ट्रीज को ड्राइव करता है। नॉर्थ में वही यूथ सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है, कभी जॉब की तलाश, कभी इलाज की। इसलिए जब हम पूछते हैं कि साउथ इंडिया आगे क्यों निकल गया, तो जवाब हाईवेज या स्काई स्क्रेपर्स में नहीं छुपा है। जवाब क्लासरूम्स और हॉस्पिटल्स में है। और जब तक ये फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तब तक बाकी डेवलपमेंट बस कॉस्मेटिक बनकर रह जाएगी। अब तक हमने देखा कि एजुकेशन और हेल्थ कैसे साउथ इंडिया की नींव मजबूत करते हैं। अब सवाल यह है कि ये मजबूत नींव आखिर जाती कहां है? जवाब है इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और जॉब्स में। क्योंकि पढ़ा लिखा हेल्थी इंसान अगर सही सिस्टम में फंस जाए तो वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता, वो पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे ही आप इंडिया का इकोनॉमिक मैप खोलते हो, कुछ शहर अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं। बेंगलुरु, जिसे यूं ही इंडिया का सिलिकॉन वैली नहीं कहा जाता, यहां से देश के आईटी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा निकलता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। 80s से ही यहां टेक कंपनीज को स्पेस, टैलेंट और स्टेबिलिटी मिलती रही। एक कंपनी आई, दूसरी आई, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम बन गया। स्टार्टअप्स, एमएनसीज, R&D लैब्स सब एक ही जगह क्लस्टर हो गए। फिर हैदराबाद आता है, जिसने पिछले 10 से 15 सालों में बिल्कुल साइलेंट तरीके से ग्लोबल मैप पर अपनी जगह बना ली। साइबराबाद सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, यहाँ पॉलिसीज क्लियर हैं, अप्रूवल्स फास्ट हैं और सरकार का एटीट्यूड चलो मिलकर काम करते हैं वाला रहा है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने इसे अपना मेजर बेस बना लिया। जब बड़ी कंपनीज आती हैं तो उनके साथ जॉब्स आती हैं, स्किल्स आती हैं और पैसा सर्कुलेट होता है। अब चेन्नई को देखिए, यह शहर इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रीढ़ है। कार्स, ट्रक्स, ऑटो कंपोनेंट्स जो भी सड़कों पर दौड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा इसी रीजन से निकलता है। ग्लोबल ब्रांड्स ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इसलिए लगाई क्योंकि लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग है, पोर्ट्स पास हैं और लेबर स्किल्ड है। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये डेकेड्स की प्लानिंग और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। अब इसे नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करो। दिल्ली एनसीआर को छोड़ दें तो बड़े स्केल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत लिमिटेड हैं। एनसीआर की इकोनॉमी भी ज्यादातर सर्विसेज, रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स पर टिकी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक, R&D या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब्स बहुत कम दिखते हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में इंडस्ट्रीज आने लगी हैं, लेकिन स्पीड अभी भी काफी स्लो है। पॉलिसीज बदलती रहती हैं, एग्जीक्यूशन अनइवन है और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मिलती। यही गवर्नेंस का फर्क सामने आता है। साउथ इंडिया के कई राज्यों ने गवर्नेंस को बिजनेस फ्रेंडली बनाया, मतलब रूल्स क्लियर, अप्रूवल्स टाइम बाउंड और पॉलिसी कंटिन्यूटी ज्यादा। इन्वेस्टर को यह डर नहीं रहता कि 5 साल बाद पूरी पॉलिसी पलट जाएगी। इसलिए पैसा आता है, टिकता है और ग्रो करता है।
नॉर्थ इंडिया में गवर्नेंस अक्सर शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में उलझ जाती है। इलेक्शन साइकिल्स के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पीछे चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट तो होते हैं लेकिन फिनिश होने में सालों लग जाते हैं, और इंडस्ट्री के लिए डिले मतलब कॉस्ट, अनसर्टेनिटी और रिस्क। शहरों का हाल देखो, साउथ के बड़े सिटीज गवर्नेंस रैंकिंग्स में जनरली ऊपर रहते हैं। प्रॉब्लम्स वहां भी हैं, ट्रैफिक, वाटर क्राइसिस, हाउसिंग, बट सिस्टम कम से कम प्रॉब्लम एक्नॉलेज करता है और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। नॉर्थ के कई शहर पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज और सिविक मिसमैनेजमेंट में टॉप पर रहते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत कम दिखती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब्स पर पड़ता है। जहां इंडस्ट्री क्लस्टर होता है वहां इकोसिस्टम बनता है। वेंडर्स, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज, स्टार्टअप्स, एक जॉब से 10 जॉब्स पैदा होती हैं। साउथ इंडिया ने यही मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट किया है। नॉर्थ इंडिया में पोटेंशियल तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन की कमी उस पोटेंशियल को रियलिटी बनने नहीं देती। तो फर्क सिर्फ जियोग्राफी का नहीं है, फर्क माइंडसेट, प्लानिंग और गवर्नेंस का है। और यही वजह है कि एक रीजन इकोनॉमी को पुल कर रहा है, जबकि दूसरा अब भी कैचअप मोड में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गैप हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इंडिया का फ्यूचर परमानेंटली 2 स्पीड इकोनॉमी बन जाएगा, जहां एक हिस्सा दौड़ रहा होगा और दूसरा हाफ रहा होगा? या फिर नॉर्थ इंडिया भी कम बैक कर सकता है? देखो दोस्तों, ऑनेस्ट बात करूं, नॉर्थ इंडिया में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। जमीन है, पॉपुलेशन है, यूथ है, कल्चर है, रिसोर्सेस हैं। अगर सिर्फ रॉ मटेरियल देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया लिटरली गोल्ड माइन है। प्रॉब्लम शॉर्टेज की नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। साउथ इंडिया ने एक बहुत सिंपल फिलॉसफी फॉलो की, पहले इंसान में इन्वेस्ट करो, फिर इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। एजुकेशन मजबूत करो, स्किल्ड वर्कफोर्स बनेगी, हेल्थ केयर मजबूत करो, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनेगी, गवर्नेंस स्टेबल रखो। इंडस्ट्रीज आएंगी, जॉब्स आएंगी, माइग्रेशन रुकेगा, लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये एक चेन रिएक्शन है, डोमिनो इफेक्ट जैसा। एक गिरा, सब गिरते चले गए पॉजिटिव वे में। नॉर्थ इंडिया में यही चेन बार बार टूट जाती है। कहीं एजुकेशन वीक पड़ जाता है, कहीं हेल्थ केयर कोलैप्स कर जाता है, कहीं गवर्नेंस पॉलिटिकल फाइट्स में फंस जाती है। ऊपर से शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म, फ्रीबीज, कास्ट इक्वेशंस, वोट बैंक पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग को पीछे धकेल देता है। और फिर हम सरप्राइज होते हैं कि डेवलपमेंट क्यों स्लो है। सबसे दुख की बात यह है कि नॉर्थ इंडिया का यूथ मेहनती है। कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर फैक्ट्रीज तक, डिलीवरी जॉब्स से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स तक, पूरा देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स यूपी और बिहार से आते हैं। मतलब मेहनत करने की कैपेसिटी है, बस वो मेहनत अपने ही राज्य की इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर पा रही। अब इमेजिन करो, अगर यही यूथ अपने ही शहरों में जॉब्स पाए, लोकल इंडस्ट्रीज में काम करे, स्टार्टअप्स शुरू करे, तो पिक्चर कितनी अलग होगी। साउथ इंडिया परफेक्ट नहीं है। बैंगलोर का ट्रैफिक लेजेंडरी है, चेन्नई में वाटर क्राइसिस रहता है, केरला ब्रेन ड्रेन फेस करता है, लेकिन फर्क यह है कि वहां सिस्टम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। नॉर्थ इंडिया में अक्सर ब्लेम गेम चलता है, कभी केंद्र, कभी राज्य, कभी पिछली सरकार। और डेवलपमेंट ब्लेम गेम से नहीं आता दोस्तों, डेवलपमेंट बोरिंग कंसिस्टेंसी से आता है। अगर नॉर्थ इंडिया सच में रेस में वापस आना चाहता है तो फोकस बदलना पड़ेगा। एजुकेशन को पॉलिटिकल टॉपिक नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। हेल्थ केयर को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज के लिए प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज लानी होंगी, सिटीज को लिवेबल बनाना पड़ेगा, यूथ को स्किल्स देनी होंगी, सिर्फ स्लोगन्स नहीं। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, 5 साल में मिरेकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आज शुरू किया तो 15 से 20 साल में पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साउथ इंडिया कोई अलग स्पीसीज नहीं है, वही इंडियन सिस्टम है, वही लोग हैं, वही संविधान है। फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। तो फ्यूचर अभी लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए रिबन कटिंग प्रोजेक्ट्स नहीं, बोरिंग रिफॉर्म्स चाहिए, हेडलाइंस नहीं, होमवर्क चाहिए। आज इंडिया क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, या तो हम 2 स्पीड नेशन बन जाएंगे या फिर बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो का मतलब बस इतना है, इंडिया में कमी टैलेंट की नहीं, सिस्टम की है। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम इंसान ही बनाते हैं और इंसान ही बदल सकते हैं। अगर एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स पर सही फोकस किया जाए
तो नॉर्थ इंडिया भी उसी स्पीड से आगे बढ़ सकता है जिस स्पीड से साउथ बढ़ रहा है। बस शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मार दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया को सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।